बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 11। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज के जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करने लगे हैं, सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंचूता की बाजियाबी दरखास्त पर समात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताहिर फारूक ने समात की। इसके बाद बात करेंगे स्टॉक मार्केट तारीख में एक बार फिर 92,000 पॉइंट्स का संगे मेल अबूर कर गई है और स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंद तरीन सतह का साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद बात होगी दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की सरे-फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर जबकि पाकिस्तान 102 नंबर पर मौजूद है। इनकी तफसीलात जानेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं एनालिस्ट सईद अलवी साहब और जो हमारे पैनल पर ज्वाइन किया है हमें अजहर सदीक साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं। तो सईद अलवी साहब आपके पास चलते हैं और बताइएगा आप किस तरह से जी। तो हमारे साथ यहाँ पे पैनल पर मौजूद हैं सईद अलवी साहब। उनसे जानेंगे कि बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंचूता की बाजियाबी दरखास्त पर समात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समात की। इसके बारे में अलवी साहब क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये इंतजार पंचोता साहब जो कि बानी पीटीआई के वकील भी हैं और फोकल पर्सन भी हैं, 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से लापता हुए थे और अचानक लापता होने के बाद फिर ये दावा किया गया है कि अटक पुलिस को एक गाड़ी मिली जिसमें से उन्होंने कुछ लोगों को वहां से पकड़ा और उसमें एक शख्स था कि जिसके हाथ बंधे हुए थे। तो बाद में उनके बारे में ये पता चला कि ये इंतजार पंजोता साहब हैं और फिर अटक पुलिस ने उनको वहां से तहवील में लेके इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद फिर आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार पंचोता के बयान रिकॉर्ड करने के बारे में कहा है और कुछ ऐसे रिमार्क्स भी दिए हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि ये इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। ऐसा तो मतलब कराची में होता है कि आप दिन दहाड़े कोई बंदा आप अगवा कर लें, गायब हो जाए और बाद में खुद से वो मिल जाए, और इस हवाले से काफी शकूक व शुबात हैं कि ये इस तरह का अचानक गायब हो जाना और फिर इस तरह का होना। फिर इस तरह ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि इस तरह तो फिर ये किसी की भी बारी आ सकती है कि कोई भी गायब हो जाए और फिर मंजर आम पे आ जाए, और इस हवाले से काफी हलकों में ये बात है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इस तरह की शख्सियात का गुम हो जाना, फिर अचानक मिल जाना। फिर ये जो पुलिस के हवाले से भी एक ये स्टोरी बताई गई है कि अटक से ये इस तरह की कार में लोग मिले हैं जिसमें से एक इंतजार पंचोता थे। तो ये इस हवाले से भी काफी शकूक व शुबात हैं कि ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है और मुल्क में इस तरह की सूरत हाल है। तो इस हवाले से अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अजहर सदीक साहब, ये जैसे आप देख रहे हैं कि अचानक गायब हो जाना, फिर अचानक मिल जाना, फिर कोई उसके ऊपर एक स्टोरी डाल दी जाती है कि जी ये हुआ है। जैसे इससे पहले भी कई वाकयात हो चुके हैं कि कुछ दिन कोई शख्स गायब रहता है, बाद में उसकी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस में एंट्री डाल के फिर पुलिस कोई ना कोई स्टोरी बना के तो वो दे देती है कि वहां से ये गया था, ये शख्स वहां से बरामद हुआ, ये उसके ऊपर केस है। तो इस तरह की ये सूरत हाल जो मुल्क में चल रही है, तो आप ये क्या देखते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये वाकयात तो शुरू हुए थे बेसिकली बुनियादी मेरी तरफ से, यानी 13 अप्रैल 2023 को मेरे घर पेट्रोल पंप पर हमला हुआ, फायरिंग हुई। मैंने नॉमिनेटेड कहा कि ये लोग हैं, लेकिन पर्चा दर्ज नहीं हुआ। पर्चा पुलिस ने अपनी मर्जी से दर्ज कर दिया। नाम पे हमला हुआ, जब कहा गया कि पर्चा इन लोगों के नाम पर दर्ज होना है, वो पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो वो इब्तदा थी। उसके बाद आपने फिर मामला अगर थोड़ा सा पीछे करा के देखे, वो अस्सी वाले मामले में देखे, फिर मेरे वाकये के बाद जहां वाला वाकया हुआ, फिर उसके बाद जमील फारूकी का, खालिद जमील का, ये कितने वाकयात हो चुके हैं उठाने वाले मामला में। हम जागना जरूरी है। मैंने इसमें एक काम, ये पहले तो मैं बता दूं, इसमें मैंने ये काम किया जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और बाकी सबको मैंने बरासा दे दिया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो वोकला की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। और साथ साथ जो है ना, अब ये पूरी सोचे पूरा नॉर्मल है ना जी, यानी अगर हेरिंग उठाकर देखे, इस्लामाबाद का हाईकोर्ट में हेरिंग हुई और 24 घंटे वाकये से पहले खुद अटॉर्नी जनरल ने आकर बताया कि जनाब आपने पूरी मकसद की पुलिस लगा दी और 24 घंटे के अंदर बरामद हो जाएगा।
वो सवाल यहाँ ये है कि बहुत से लोगों को कैसे पता था किस तरह था ये वाकया सारा था, और वो 24 घंटे वाले मामले बड़ा परेशान कर रही है। हमारी बार एसोसिएशन बार काउंसिल से कंटेक्ट तो किया है, लेकिन ये कंटेक्ट से मसला नहीं हल होगा। हमें इसके की तरफ की तरफ जा रहा है, जैसे साथीवादी के साथ इतना सुलभ हो रहा है, ज्यादती हो रही है। पंजाब कॉलेज वाले मामले के अंदर कई साथियों को इन्वॉल्व कर लिया गया, पर्चे नाम दे दिया गया, नतीजा हो गए, कई बुखारी है, एक उसका नाम दिया गया है। यानी यहाँ अब असल में जब तक क्या कहते जी, आप जारी रखिए। अच्छा देखिए, हम जब तक ये जंगल के कानून से बाहर नहीं निकलेंगे ना, ये तो कानून जो हमारे यहाँ चल रहे हैं ये जंगल के कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो पूछने वाला है नहीं। और ऐसा तस्तायत और ऐसा तशद्दुद या ऐसी दिक्कतें मसाइल जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में नहीं हुए, जो यहाँ हालात और वाकयात हो रहे हैं। तो और हमारी खामोशी बालातर है, उससे नुकसान क्या हो रहा है? जी अजहर सदीक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर ये इस तरह जो सियासी वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं या सहाफ़ी हैं, ये जो लोग हैं जब ये काम कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह के उनके ऊपर ऐसे सख्तियां आ जाती हैं, वो अपना काम नहीं जारी रख सकते, बल्कि उनको जान का खतरा पड़ जाता है। उनको ये नहीं पता होता कि हमने कब गायब हो जाना, कब वापस आ जाना है। तो वो ऐसा कानूनी तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कम से कम वकला को और जो कानून के लिए काम कर रहे हैं और सहाफ़ी जो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, सियासी सरहदों के लिए काम करते हैं, वो अवाम के लिए काम करते हैं और ऐसे तबके की आवाज सहाफ़ी बुलंद करते हैं कि जो ऑलरेडी पिसे होते हैं, जो मसाइल का शिकार होते हैं, जो ऑलरेडी हुकूमतों के सताए हुए होते हैं, ये इस तरह के मामलात का शिकार होते हैं। तो ये तो वो तबके हैं सहाफ़ी और वकला के जो कि अवाम के लिए काम करते हैं, कानून के लिए काम करते हैं। तो कोई ऐसा क्या तरीकाकार हो कि हुकूमतें तो आती जाती रहती है, जाहिर बात है हर एक हुकूमत आती है, उसका अपना एक नजरिया है, दूसरा आएगी उसका अपना एक नजरिया है, तो क्या ये दोनों तबके इसी तरह ही पिसते रहेंगे? देखिए, यही तो लम्हाए फिक्रिया है, यही तो सोचने की बात है। जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई थी तो उस वक्त भी हमने बाकायदा जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से, अभी आपको पता है कि जज के अपना जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से कानून मौजूद है, लेकिन उस कानून पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, या कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से कानून मौजूद है पर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अब हम एक अलहदा कानून और एक अलहदा अथॉरिटी के लिए जाएंगे। हम कहेंगे कि अलहदा इसके लिए कवानीन बनाए जाए और अलहदा अथॉरिटी कायम की जाए जिसमें सहाफ़ी और खास तौर पर वकला जो है वो उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा जरूरी है, क्योंकि दोनों ही जो है वो इंसानी हकूक और मफाद आमा के लिए काम करते हैं, लोगों को सच बताते हैं, कोशिश करते हैं हालात यानी और जातियात अपनी जगह है, लेकिन आपका आईने पाकिस्तान 1974 का क्लियर है, वो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। आर्टिकल 9 की राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 14 क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आर्टिकल 15 और 16 राइट टू मूवमेंट है, आर्टिकल 17 राइट टू असेंबली है, और सॉरी आर्टिकल 17 जो है वो राइट टू एसोसिएशन है। और ये सारे जो हकूक दिए हुए हैं या इन्हें पाकिस्तान ने दिए हुए हैं, अगर हम आवाज ना उठाएं तो कौन आवाज उठाएगा? हमारा काम है आवाज उठाना हक सच के लिए, और इसके लिए आवाज हम उठाते रहेंगे और ये वाला मामला को भी हम अल्टीमेटली कोर्टों के सामने लेकर जाएंगे और अल्टीमेटली है कि कोर्ट ही सारे मामले को तो फिर इसका रिजल्ट सामने आएगा बहुत जल्द। लेकिन ये इससे जो है ना, हमें एक वजह ये भी नजर आती है कि लॉयर्स मूवमेंट शुरू होने वाली है, इसका ऐलान तो बहुत पहले कर दिया गया था हमारी तरफ से। तो ये वकीलों को एक डराने की साजिश भी हो सकती है कि वकील जो है वो लॉयर मूवमेंट अदा खेलें। इसके लिए हमने नेशनल कोऑर्डिनेशन बना दी हुई है। हमारी बार एसोसिएशन के अंदर आपने देखा कि पैसा चला है, के लिए इन्वॉल्वमेंट रही है, वहाँ दानत किया गया है। तो और इसके हम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मामले को भी लेकर चलेंगे और सख्ती से देंगे। सड़कों में निकला पड़ा तो हम सड़कों में भी निकलेंगे, अदालतों में भी जहां हमसे मुमकिन हो सका वो आप जारी रखेंगे। हो सकता है इंटरनेशनल फोरम पे भी हम राब्ता करें कि वहाँ यानी इस बात को बड़ा खूसी तौर पर तवज्जो दी है। अच्छा, जब ये कोई शख्स ऐसे अगवा हो जाता है, गायब हो जाता है, मुख्तलिफ टर्में यूज की जाती है यहाँ पे, उसका कहीं सुराग नहीं मिलता,
तो वो फिर कौन सा कानून है कि जो ऐसे शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, अब आ रही है, आवाज कट गई थी इधर। जी, अब आप आवाज सुन रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब? क्या आ रही है आवाज? सवाल दोबारा कीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं अजहर सिद्दीक साहब कि पाकिस्तान में कोई शख्स जब उठा लिया जाता है, गायब हो जाता है, मंजर आम पर नहीं होता, जब कहीं भी किसी तरफ नहीं मिलता, तो कौन सा ऐसा कानून है जो ऐसे गायब शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? देखिए, एक बात तो याद रखिएगा, अगर किसी को गायब कर लिया जाए, इस तरह अगर गायब कर लिया जाए, तो ना आईन इजाज़त देता है, ना कानून देता है। बुनियादी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ देखिए ना, अगवा के लिए पर्चे दर्ज होते हैं जी। और वो पर्चों को सामने रखकर वो देखा जाता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप बैठकर आप यानी किसी को उठाकर ले जाएँ, बंद कर दें, तशद्दुद करें। ये तो फौजदारी जराइम है ना, जी। तो जुर्म है, दहशतगर्दी भी है, ताजरात पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी भी है, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट की एक्शन लेती है। हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई जी, अजहर सिद्दीक साहब, जैसे ये खबरों में से पता चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि पुलिस का दावा है कि इंतजार पंचोता साहब का जो मामला है ये बेसिकली अगवा बरए तावान का मामला है। अगर ये अगवा बरए तावान का ही मामला है, चलो 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी उन्होंने मांगे हैं, लेकिन अगर ऐसी भी सूरत हाल है तो फिर तो भी ये पुलिस की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है कि वो एक इतने बड़े शख्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करते। तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत को, एक आम शहरी को भी फराहम करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे शख्स जो बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, वकील हैं और एक बड़ी पार्टी के लिए फोकल पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं, वकील के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर इस तरह तो ये फिर हुकूमत की अपनी ही नाकामी भी बनती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पुलिस की कहानी जो है ना, ये फर्जी कहानी है। अभी अभी हम इस पे हम यकीन नहीं करते इस बात को। चले मान लें कि जनाब ये तावान के लिए था, तो तावान के लिए आज तक उन्होंने तो घर से तो राब्ता, तावान किससे मांग रहे थे? सवाल तो बड़ी मजेदार बात है। क्या पुलिस से तावान मांग रहे थे या हुकूमत से तावान मांग रहे थे? वो तावान तो फैमिली से मांगा जाता है ना, तो उन्होंने फैमिली से तो राब्ता ही नहीं किया, उनका मोबाइल ले लिया। तो ये कहानी जजी नहीं, जुड़ी नहीं, ये फ्लॉप फिल्म थी, डब्बा फिल्म थी, जो बड़ी बुरी तरह से नाकाम हो गई। यानी इसको उन्होंने कोशिश की कि ये प्रीमियर शो होगा, तो रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन ना वो रिकॉर्ड तोड़ सकी, ना वो प्रीमियर शो बन सकी, बल्कि उल्टा वो गले पड़ गई। हमने अभी तक जो देखा जिस तरह तशद्दुद किया गया, फिर वो कहानी और जिस तरह बताया गया कि और ये इस्लामाबाद के अंदर से है, यानी इस्लामाबाद की अपनी जो सेफ सिटी है, उसकी सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजें सब मिलाकर जब देखी गई है, तो वहां से पता लगा ना कि उन्होंने एक तारीख पे कहते थे इस स्टेशन से उस स्टेशन पे, अगली तारीख से इस जगह से उस जगह पे। यानी मेरी अपनी हद तक मैं बताता हूँ आपको, ये तो इस्लामाबाद है ना, यानी मैं डीएचए की बात बताता हूँ। डीएचए मेरे घर के बिल्कुल बाहर सीसीटीवी कैमरा था। वो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन वो काम ही नहीं कर रहा था, आप अंदाजा लगाए, सेफ सिटी का था। तो मेरे घर के कैमरे थे, तो पता चल गया कि 4 लोग आए और सारा वाकया हुआ। फिर उनके सेफ सिटी के दफ्तर चक्कर लगा के थक गए, मोटरसाइकिलें भी आ गई, यानी जिन लोगों की बात, लेकिन वो मोटरसाइकिलें ट्रेस नहीं हुई आज तक। कहाँ से आई आप बता दें, आपके साले बता रहा हूँ मैं भैया। आप इसको टेस्ट केस रखते ना, इमरान खान की कातल के मामले में अगर आप देखें, वो टेस्ट केस नहीं समझा, उन्होंने मुद्दई खुद मिला दिया। अब इसके अंदर विजात पंचोता के केस से मुद्दई पुलिस खुद बन चुकी थी, जनाब अगवा हुआ है। भाई बात बड़ी वाज़ेह है, और ये आपको पता है जब अगवा बराए तावाल हो, ये दहशतगर्दी का मुकदमा भी है। अभी तक पुलिस ने कोई दहशतगर्दी की दफात लगाई नहीं। यहाँ तो खांसने पे, बात करने पे हमें दहशतगर्दी लगती है या हमें बागी करार दे दिया जाता है। तो चीजें तो जरिए सामने नजर आ रही है ना कि क्या है, नाकामी है हुकूमत की। मैं मुतालबा करता हूँ इसमें वजीर दाखिला और वजीर कानून के मुस्तफी होने का, कि वो नाकामी है उनकी। यानी इतने बड़े इस्लामाबाद के शहर के अंदर अपनी नाकामी तो कबूल करे ना, बाकी आईजी वगैरह को हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमें अंदाजा है वो सियासी पोसे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, और आम लोगों का हाल क्या। मैंने पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की है, इस्लामाबाद की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। मैंने बाकायदा नोटिस हुआ है और 7 तारीख को लगा हुआ है। जेल की सहूलियत प्राप्त करने के हवाले से भी मैंने पिटीशन फाइल की हुई है, वो भी 7 तारीख को लगी है, जहां मैंने कोशिश की है कि ये सारी सहूलियत दी है। तो ये है ओवरऑल जो मामला चल रहा है। पर क्या कहें, यानी लोगों का ख्याल है
कि हम या वकला डर के भाग जाएंगे, नहीं भाई हम यही रहेंगे, मुकाबला करेंगे। यानी ये अगर नहीं मुकाबला कर सकते तो कोई पता नहीं है आने वाले दिनों में हमें अपनी फोर्स से बनानी पड़ी अपना मुकाबला, वरना तो आपको पता है अपनी बटालियन बना नहीं सकते, अपनी आर्मियां बना नहीं सकते, अपनी पुलिस आप रख नहीं सकते हैं, तो क्या रह जाएगा? अल्टीमेटली तो यही होगा ना कि हम अपने गार्डों को ट्रेनिंग दें और उनको रखें और उनके हवाले सारे मामला। यही बात तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी कही अपने रिमार्क्स में कि इस्लामाबाद में भी कराची जैसे हालात हो गए, यहाँ भी कोई पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है, चोरी डकैती इस तरह के अगवा, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की भी बारी आ सकती है। अच्छा ये बताएं कि ये आजकल जो इस्लामाबाद में तरामीम का एक मौसम आया हुआ है, और एक तरमीम तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो है जैसे तैसे कर दी गई है, और इसके नतीजे में अब वो कमीशन भी बन रहे हैं, तो आप बताएं कि ये क्या हुआ है और ये किस तरह एक सीनियर तरीन जस्टिस साहब को आपने उसके ओहदे पे चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, आपने तीसरे नंबर से एक जस्टिस साहब को उठाया और उसके ऊपर उनको चीफ जस्टिस बना दिया। आप क्या समझते हैं किस तरह आनन फानन आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर एक आईनी तरमीम पेश होती है, मंजूर होती है, पहले सेनेट से फिर कौमी असम्बली से, साथ ही वो सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई कर देते और वेरी नेक्स्ट डे उसके तहत आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी तैनाती कर लेते हैं। तो इतनी उजलत में ये इतनी चीजें क्या हो रहा है सर, बताएं कुछ। अच्छा मुझे वो तारीख याद आ गई है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब ये मैटर दे 2012 की बात कर रहा हूँ, लायन मूवमेंट से हम फारग हुए जी, और आसफ जरदारी साहब के हवाले से वो शेरे महल के कॉन्टेक्स्ट में खत लिखने का कहा, सुप्रीम कोर्ट में खत ना लिखा तो यूसुफ तौहीन अदालत में सजा का मामला हुआ, तो इन्होंने फौरी तौर पर एक रातों रात एक कानून बना दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2011 था, और उस वक्त बनाया ये, और 2012 था गालिबन मुझे याद पड़ता है। वो हम लोगों ने चैलेंज किया, वो भी इस तरह ही हुआ, रातों रात असेंबली से सेनेट से आसफ अली जरदारी साहब हाल पकड़ के आए और उसको नोटिफाई कर दिया गया। वो फिर चैलेंज हुआ और वो अल्टीमेटली डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी के ऊपर वो सारे का सारा गलत हो गया। इसी तरह ये अदलिया की आजादी के हवाले से 18वीं तरमीम हुई थी ना, तो उस वक्त ये तय हो गया था अल जिहाद ट्रस्ट को सामने रखते हुए कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन उन्होंने तजिया मुखेरी आइन तोड़ा उन्होंने, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 18वीं तरमीम चैलेंज हुई। 18वीं तरमीम जब चैलेंज हुई और वो इस बुनियाद पे चैलेंज हुई कि आपने एक पार्लियामानी कमेटी ऊपर बैठा दी कि जो जुडिशरी तैनात करेगी जजेस, उनको आप करेंगे पीछे, उनको उनके नोक बलक आप दुरुस्त करेंगे। इस दफा इन्होंने पार्लियामानी कमेटी तो बना दी कि जो चीफ जस्टिस वगैरह सबको बुद्ध करेगी, इन्होंने जुडिशियल कमीशन के अंदर अपने बंदे डाल दिए। यानी इस वक्त 5 बंदे जो है ना वो हुकूमत के 13 की कमेटी में 4 जजेस हैं, अगर देखा जाए तो 4 जजेस हैं और अपना 5 और 2 7 जो है ना अपोजिशन के मिला लिए जाए साथ, तो अभी भी तादाद इनकी ज्यादा है। और अगर एक इनकी मर्जी का जज जो है प्रिजाइडिंग जज भी अगर आ गया जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो तादाद ज्यादा है। कल ये सारा मामला लेके जाना है, हमने ऑलरेडी मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है अपना अपोजिशन लीडर की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी इस मामले को सीरियसली लेकर चल रहा हूँ। इंशाअल्लाह अजीज बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द। अच्छा ये कुछ बात ये हमें समझ भी नहीं आती कि पीटीआई जो है इसने उस वक्त तरामीम की वक्त में पहले तो सेनेट में तो वॉकआउट किया और कौमी असम्बली में भी नहीं आए, बाद में आप कमीशन के मेंबर भी बन रहे हैं और वॉकआउट भी किया, तो बाज़ जगहों से ये ऐसी लोग बात करते हैं कि जब ये कानून बन रहा था तब वॉकआउट किया, फिर बाद में कमेटियों के मेंबर भी बन गए। तो बहुत हल्कों में ये कहा जाता है कोई इस वक्त ऐसे जब ये तरमीम हो रही थी, इतनी आम अदालती तरामीम थी, तो इस दौरान जो पीटीआई है उसने स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया बल्कि साइड पे हो गए, बाद में इसके कमीशनों के मेंबर भी बन गए। क्या सूरत हाल है ये? नहीं, पहले तो हम बता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरीम के सख्त खिलाफ है जी, ठीक है। यानी मैंने खुद अपोजिशन लीडर्स की तरफ से मैंने जब बिल आया था 26वीं उसी वक्त चैलेंज कर दिया जी, ठीक है, तो कोई एतराज नहीं जी, ठीक है। और अभी भी मौलाना फजलुर रहमान हम इस हद तक तैयार हुए थे कि अगर आपको आईनी तरमीम करना चाहते पहले तो हमें 45 और 47 की असेंबली को मानते जी, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि अवामी भलाई के लिए काम करना था तो इसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे हमने कहा चले अगर ये कोई आईनी बेंच बनाना चाहते हैं सीनियरिटी के मुताबिक, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर है
मिसालें देते हैं अफ्रीका की और काम करते हैं अपना फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उस स्टाइल से ये काम करते हैं, बातें हमें मिसालें देते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका पढ़ा लिखा मुल्क है, रूल ऑफ लॉ की बातें हैं वहाँ, यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ की बातें हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो यहाँ गली मोहल्लों की तो सियासत है टोटल। यानी अगर आप वाकई चाहते थे सीनियोरिटी के ऊपर तो सीनियोरिटी का जज लगा दे तो उसमें क्या था, ये किसी को इतनी बड़ी आनी तरमीम जरूरत भी नहीं, लेकिन आपने आनी तरमीम की तो फिर हमें जब पता चला इस बात का तो हमने तो आनी तरमीम का बाइकआउट किया। सेनेट के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नेशनल असेंबली के अंदर भी इसलिए गए कि हम देखना चाहते थे कि हमारे कितने बंदे हैं कि जो तोड़ के जबरदस्ती वोट डाल लेंगे। सही है। तो आपने देखा आपने 5 निकाल लिए थे, लेकिन हमने वोट कोई नहीं किया। हमें जाना नहीं चाहिए, मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। फिर हमने जो पहला जो कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल को खत्म करने के लिए, उस कमेटी का भी हिस्सा नहीं बने, बाइकआउट किया। लेकिन अब तो जुडिशियल कमीशन है, जजेस तैनात करने हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनना है। तो अगर ये कल ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो हम या कम से कम अपनी ये नहीं, अब चैलेंज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब उसका हिस्सा जो है ना अपना बुनियादी तौर पर अंडर प्रोटेस्ट बनेगा, बुनियादी तौर पर प्रोटेस्ट बने हैं। और अगर आप ना रखते तो इन्होंने अपनी मर्जी के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना देने थे। जी कम से कम तादाद जो है 6 to 6 है, 6 to 6 है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है या इधर चला जाए या उधर चला जाए। हाँ जी, वैसे भी सब सियासी कुव्वतों का ऑन बोर्ड रहना बहुत जरूरी है ताकि पता चलता रहे कि क्या। अच्छा, अब ये क्या समझते हैं कि जिस तरह ये बड़े नंबर क्रॉस करके जस्टिस या अफरीदी साहब को लेके आए हैं, तो ये भी एक जाहिर है सीनियर जज थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो क्या ये लाने वालों की उम्मीदों पे पूरे उतरते नजर आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, उसको तो जेल में रखने जी, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, सही, बहुत मंसूर जी। आपको क्या 40 साल की हमारी जनता सीनियरिटी की बात है, हम इसलिए कहते हैं कि आप जो है सीनियर जज आपकी जज का सीनियर जज की तरह जी, तो जैसे मंसूर है हमें इससे आगे हैं तो हम अपने जजमेंट चाहे कि गवर्नमेंट रखेंगे हम सही, स्टेज को करके सही, सही, मुतालबा ये कर दिया है कि इसके लिए जी, वो देख के साइड बाय साइड एक आर्गुमेंट चेक करे और उससे फिर सारी चीजें सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह। बड़ी उम्मीद है, कोशिशें हमारी जारी रहेगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आज तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बोल पड़े हैं, वो कहते हैं कि ये सारे केसेस आप बेंच में ही ले जाएंगे, कुछ हमारे पास भी रहने दें। ये क्या मामला है? देखिए, ये तो देखो ना, देखिए मैं आपको पहले बताने चलूं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ना जी। इस वक्त पंजाब कोर्टों में 26 लाख केसेस पड़े हैं सिविल कोर्टों में। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 40,000 के करीब पेंडिंग केसेस पड़े हैं। तो ये तो आप सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 57,000 केसेस में पूरा सत्यानाश कर दिया इस निजाम का आपने, और इससे तो बोझ बढ़ेगा। अगर सारे केसेस जैसे है तो फिर क्या रह जाएगा, 5 जज कितना सुन लेंगे, तो सत्यानाश यानी आपका ड्रामा हिसाब बैठ जाएगा और ऐसा बैठेगा ये उठ नहीं सकेगा। तो हम तो इसलिए अभी तो पता है कि ये कितना खतरनाक अनपेढ़ हो, वो पार्लियामेंट में बैठे कई लोग अनपढ़ है, अनपढ़ से मुराद है कम पढ़े लिखे हैं, उनको क्या पता इन और कानून का, वो बैठ के जजेस तैनात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ है। अच्छा, ये हुकूमत आला अदलिया के बारे में तरामीम लेके आई है, उन्होंने अखाड़ पे छाड़ कर दी है, तो ये लोअर जुडिशरी के हालात खराब हैं। जैसे कहा जाता है कि दादा एक केस करता है पोते तक चलता है, सूरत हाल बहुत खराब है, पेंडेंसी बहुत है अदालतों के अंदर, तो खड़े होने की जगह नहीं है तो बैठने की कहाँ होगी, बहुत हालात खराब है। सुबह आप अदालतों में जाएं, कहाँ कुछ नजर आ रहा होता है, हर तरफ भीड़ है और लोग बहुत, और फिर डेट्स बहुत लंबी लंबी पड़ती हैं, तारीखें इतनी लंबी है कि वो भूल ही जाता है कि क्या केस चल रहा है। तो ये हुकूमत को ये नीचे जो लोअर जुडिशरी नहीं नजर आ रही कि इस हवाले से भी कोई इस्लाहत होनी चाहिए, जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, फिर जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस बड़े करने चाहिए ताकि वहां पार्किंग हो, बैठने की जगह हो, कुछ सहूलियात हो। तो इस हवाले से हुकूमत की कोई तवज्जो नजर नहीं आती। क्या समझती है, क्या सूरत हाल है? देखिए, वजह है कि हुकूमत कई बार
अभी 2.5 सालों से लूट मार, फ्रॉड, फरेब, ना पेट्रोल कम हो सका, ना डॉलर नीचे आ सका, ना महंगाई खत्म हुई। हमें अभी आप जिक्र कर रहे थे शुरू में कि स्टॉक मार्केट इंडिकेटर, मैंने इंडेक्स का क्या करना है? इंडेक्स को मैं लेकर चबा के खा लूं? क्या वो इंडेक्स मेरे अदालतों में बोझ खत्म कर देगा, आम आदमी के मसाइल हल कर देगा? कुछ नहीं है। वो बबल इकोनॉमी है, बबल इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर असल जो मामला है वो आपको आपके इदारे ठीक करती हैं। पुलिस जो मुकदमे दर्ज नहीं करती, झूठे मुकदमे दर्ज करती है। आपके महकमे काम नहीं करते हैं, वो सब महकमों को काम कर रहा है। वो ये सारे वो जो काम करने वाले हैं वो तो वो कर नहीं रहे ना। वो अगर इदारे अगर काम करना शुरू कर दे तो अदालतों पे ऑटोमेटिकली बोझ कम पड़ता है। लेकिन यहाँ जो कि वजह ये है कि यहाँ सियासी मामला की तरफ लेकर जाना है, बेवकूफ बनाना है लोगों को, सियासी मामला की तरफ लेके जाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, तो उससे ये मामला बिगाड़ होते रहता है। तो इंशाअल्लाह कोई नहीं, हम खड़े हैं, लड़ेंगे और आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इस मामले को बंद किए अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। अवाम को इमरान खान के दौर में ये था कि आप बंदे के इंसाफ के हवाले से कोई बड़ी तरामीम पर हुई, लेकिन वो होने नहीं दी, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट भेज दी। हाँ जी, हाँ जी। इमरान खान से मैंने खुद सवाल किया था जब वो टीवी पे आते थे, मैंने उनसे यही पूछा था कि आपके तो चूंकि नाम ही तहरीक इंसाफ है, तो आप इंसाफ के हवाले से आपने क्या किया है? ब्रेक। देखिए मैं बताऊंगा आपको, बहुत काम किया उसको छोटा काम नहीं किया, बहुत काम किया। और उसमें बड़ी कानून साजी के वाले से, वकीलों के वाले से, डे टू डे हियरिंग करने से, सिविल कोर्ट कैसे बेहतर होगा, फौजदारी का निजाम बड़ा बेहतर होगा। एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आए थे, जो पैकेज गालबन ने अप्रैल में पेश होना था सारा का सारा, लेकिन उससे पहले मार्च अपना अप्रैल 4 अप्रैल को 3 अप्रैल को हमारी इमरान खान को गिरा दिया गया तहरीक अदम एतमाद के जरिए। तो वो सारा कुछ तो पड़ा हुआ है, आज भी वजारत कानून के पास पड़ा है, वो हेल्प ले ले और सिविल कोर्टों और सेशन कोर्टों के मामला में खत्म कैसे हुआ है, बेहतर कैसे करना है। जी अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। जी तो अजहर सदीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेने लगे हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।